So hey friends, what's up? Welcome back to today's video. Today is 8th of August 2020 और 7th of August 2020 को रात के तकरीबन 7:45 बजे जो कुछ भी हुआ वो हम सब जानते हैं कि कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका। तो मैं आज मेरा ओवरव्यू आपके सामने रखने वाला हूँ कि उस एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ होगा और उसकी पॉसिबिलिटी क्या रही होगी। तो एज़ यूजुअल मैं सब कुछ पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ होगा और उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। और इसका डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। मैं उस पर 100% दावा नहीं करता हूँ कि यही सच हो सकता है। मैं इसकी पॉसिबिलिटी बताने वाला हूँ आज। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो वो एक एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-800 और जैसे हमारा नाम होता है वैसे ही उस एयरक्राफ्ट का भी नाम होता है। अगर वो इंडिया से है स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट तो उसके आगे पहले 2 अल्फ़ाबेट्स ज़रूर होते हैं। विक्टर टैंगो मतलब कि VT और उसका पूरा जो नेम है वो है विक्टर टैंगो अल्फ़ा एक्सरे होटल मतलब कि VT/AXH वो उसका पूरा नाम था। और वो एयरक्राफ्ट जो था उसकी करंटली मेरे पास एज नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एकदम ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट है। सो उसने जब दुबई से टेक ऑफ किया उसके बाद वो लोग कंटिन्यूस एक 35,000 फीट का एल्टीट्यूड मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद वो लोग आए, उन लोगों ने डिसेंड किया। उसके बाद जो हुआ उसकी एक फुटेज मेरे पास है जिसके मैं आपको एक एक अलग अलग पिक्चर्स दूंगा जिससे हम समझ सकते हैं कि कब कौन से वक्त पर क्या हुआ। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि अगर आप वो फुटेज देखना चाहे तो आप पूरी देख सकते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पर उसका प्लेबैक देखने वाला हूँ कि उस फ्लाइट में क्या हुआ। सो 10 AM UTC पर उसने टेक ऑफ किया और उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं वहाँ पर जहाँ से इस सिनेरियो की शुरुआत होती है। सो पहले सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद जब वो लोग आए एल्टीट्यूड 11,100 फीट पर अप्रोक्सीमेटली, तब हम ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं कि तब से लेकर बाद में क्या हुआ, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे लूप्स है जो समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान समझने बैठे तो वो शायद मिस्टेक कर सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वो लोग 1:37 UTC PM पर 11,100 एल्टीट्यूड पर थे जिसकी स्पीड थी 337 नॉट्स। और उसके बाद वो लोग कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे थे कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, मतलब कि CCJ एयरपोर्ट की तरफ। उसका अगर हम अल्फ़ाबेट की तरह से देखें तो चार्ली जूलियट एयरपोर्ट के ओर। और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते गए और जब आपको लग रहा होगा कि पहली बार वो लोग आगे बढ़े और एयरपोर्ट के ऊपर से गए, तब वो लोग ने एक बार लैंड करने की कोशिश की। उस लूप में बहुत सारी लाइन एक ही जगह पर है, तो आपको उसकी एल्टीट्यूड और वो पहली बार कब आए दूसरी बार कब आए वो देखने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाकर उस वीडियो को एक बार पूरा प्ले कीजिए ताकि आपको पता चले कि एयरक्राफ्ट इस तरह से कैसे आया और इस तरीके से उसने पूरा लूप लगाया। सो फर्स्ट टाइम वो लोग अप्रोच कर रहे थे रनवे 28 पर, क्योंकि विंड्स जो थी वो 10 से आ रही थी। तो उन लोगों ने अगेंस्ट द विंड लैंडिंग करने की कोशिश की। और सभी को पता है कि कोझिकोड केरला में लास्ट 3 डेज से वेदर जो है वो बहुत ख़राब था, लेकिन सभी 3 दिनों में जो कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड हुए टेक ऑफ हुए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को इस क्रैश के मामले में क्या प्रॉब्लम आई वो हम देखते। तो फर्स्ट टाइम जब वो लोग उस एयरपोर्ट के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे तब उसकी एल्टीट्यूड थी 6,600 फीट एंड स्पीड थी 254 नॉट्स। ये दो चीज़ें होती है, स्पीड एंड एल्टीट्यूड, जिसे हमें हर बार एक एक तरीके से मेजर करनी होती है। उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट से आगे जाते हैं और वो यू टर्न लेते हैं और वापस से रनवे 28 की सीधाई में आते हैं। और उसके बाद वो लोग अप्रोच करने की ट्राई करते हैं। उस वक्त उस प्लेन की स्पीड जो थी वो 160 नॉट्स थी और उसका एल्टीट्यूड 3,300 फीट तक था अप्रॉक्सीमेटली।
और वहाँ पर होना क्या चाहिए, करेक्ट एल्टीट्यूड एंड स्पीड। करेक्ट स्पीड जो है वो होनी चाहिए 150 नॉट्स के नीचे, और एल्टीट्यूड होना चाहिए 3100 फीट। तो वो लोग 200 फीट्स अबोव द लेवल थे उसके, और उसकी स्पीड जो थी वो 10 नॉट्स ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने थोड़ी ही देर बाद उन लोगों ने अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों मैनेज कर लिए थे, और वो लोग सही पाथ पर सही स्पीड पर जा रहे थे। और उसके बाद जब वो लोग अप्रोक्सीमेटली 2800 फीट्स पर थे, तब उन लोगों की स्पीड आ चुकी थी नॉर्मल पर 149 नॉट्स। और उसके बाद वो लोग अप्रोच कर रहे थे रनवे 28 के लिए, वो लोग लैंड करने वाले थे। तो उस वक्त उन लोगों के पास एल्टीट्यूड और स्पीड दोनों सही थी, लेकिन वेदर ख़राब होने की वजह से उन लोगों ने वो अप्रोच को कैंसिल किया, और वो जो लैंडिंग कर रहे थे उसे अबॉर्ड करके वापस से टेक ऑफ किया, एक गो अराउंड लेने की वजह से। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2000 फीट पर उन लोगों की स्पीड जो है वो बढ़ चुकी थी। मतलब कि वो लोग 2000 फीट पर डिसाइड किए कि हमें गो अराउंड करना है, और वहाँ से उन लोगों ने स्पीड हाई की। उसके बाद उन लोगों ने लेफ़्ट टर्न किया, और लेफ़्ट टर्न करने के बाद उन लोगों ने वही प्रोसीजर फॉलो की जो उसे एटीसी कंट्रोल ने बताई थी। उसके बाद उन लोगों को लगा कि रनवे 28 पर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें अभी 10 पर लैंडिंग करनी होगी। और उस वक्त उन लोगों ने सोचा कि अगर हम 10 पर लैंडिंग करेंगे तो हमें थोड़ा सा वेदर उस ओर से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो उन लोगों ने वापस से दूसरे छोर से लैंडिंग करने की कोशिश की एयरक्राफ्ट को, और वो लोग घूम के वापस आए और रनवे की सीधाई में आ गए। लेकिन हम अगर देखने जाए तो जब वो लोग पहली अप्रोच कर रहे थे और दूसरी अप्रोच कर रहे थे लैंडिंग के लिए, तो उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो सब कुछ सही था सिवाय एक स्पीड के। सो स्पीड थोड़ी सी उन लोगों की ज़्यादा थी, जबकि उन लोगों की वहाँ पर 149 नॉट्स थी, यहाँ पर हमें दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली 189 टू 86। सो ये जो स्पीड होती है ये निर्धारित स्पीड से 36 नॉट्स ज़्यादा है। तो इसे हम कह सकते हैं अनस्टेबिलाइज अप्रोच। तो स्टेबिलाइज एंड अनस्टेबिलाइज अप्रोच क्या होता है, तो अगर आप एक परफेक्ट ग्लाइड स्लोप मतलब कि एक प्रॉपर एल्टीट्यूड एंड प्रॉपर स्पीड पर जा रहे हैं तो उसे हम स्टेबिलाइज अप्रोच कह सकते हैं। और अगर एल्टीट्यूड या स्पीड दोनों में से सिर्फ एक भी चीज़ ज़्यादा या कम हो तो उसे अनस्टेबिलाइज अप्रोच कहते हैं। और अगर दोनों ही फिक्स जो होनी चाहिए वो ना हो, कम या ज़्यादा हो एल्टीट्यूड और स्पीड, तो उसे अनस्टेबिलाइज अप्रोच कहते हैं। तो इस वक्त उन लोगों की अप्रोच जो है उसे हम अनस्टेबिलाइज अप्रोच कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का एल्टीट्यूड जो है वो ठीक है लेकिन उसकी स्पीड जो है होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम उसे कह सकते हैं कि उन लोगों ने एक अनस्टेबिलाइज अप्रोच की कोशिश की। तो ये हो सकता है कि टेल विंड थी उसकी वजह से उन लोगों ने अनस्टेबिलाइज अप्रोच की। सो बेसिकली टेल विंड क्या होती है, ये एक खिलौना का प्लेन है, ये कोई कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसमें सिर्फ एक वर्टिकल स्टेबिलाइजर नहीं है। लेकिन हमें इस सिनेरियो के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर प्लेन के सामने से हवा आती है तो उसे नोज विंड कहते हैं, और अगर प्लेन के पीछे से हवा आती है तो उसे टेल विंड कहते हैं। और उस सिनेरियो में जहाँ पर टेल विंड होती है लैंडिंग करना कितना हार्ड होता है मैं आपको समझाता हूँ कि अगर टेल विंड आ रही है तो वो प्लेन के ऊपर से और नीचे से जाएगी और उसी की वजह से प्लेन को पुश करेगी ज़्यादा, जितनी आपको स्पीड चाहिए उससे ज़्यादा वो टेल विंड आपको देगी। तो उस स्पीड को नॉर्मल सिनेरियो में कम करने के लिए फ्लैप्स और स्पॉयलर्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो विंग्स होती है बड़ी बड़ी, उसमें जो नीचे की तरफ मुड़ते हैं उसे फ्लैप्स कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ मुड़ते हैं उसे स्पॉयलर्स कहते हैं। तो अगर इस सिनेरियो में फ्लैप्स एंड स्पॉइलर का इस्तेमाल करें तो समझ लीजिए कि उन लोगों ने फुल फ्लैप्स एंड फुल स्पॉइलर किया तो क्या होगा। नॉर्मल सिनेरियो में इससे स्पीड कम होती है, लेकिन अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो अगर इसके सरफेस को ज़्यादा बढ़ाया जाए, मतलब फुल फ्लैप्स मतलब ड्रैग ज़्यादा होता है और उसी की वजह से स्पीड कम होती है, तो उसका सरफेस ज़्यादा हो जाता है प्लेन का। तो अगर इस तरीके से है तो हवा जो पीछे से आ रही होगी वो प्लेन को ज़्यादा पुश करेगी और उसे ज़्यादा स्पीड देगी। समझ लीजिए कि ये नॉर्मल प्लेन है तो इस तरीके से जा रही होगी एयर, लेकिन अगर हमने स्पॉयलर्स जो हो गए उसे हमने अप कर दिया तो हमें वो ज़्यादा स्पीड देगी। यहाँ पर हवा जो होगी वो ज़्यादा टकराएगी, उसकी वजह से स्पीड
और ज़्यादा कम होगी। मतलब कि समझ लीजिए आप जब ब्रेक्स कर रहे हैं तब आपको स्पीड और ज़्यादा मिल रही है, जब आपको स्पीड बहुत कम करनी है तब आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इस सिनेरियो में फुल फ्लैप्स एंड फुल स्पॉयलर्स को यूज़ करना एज पर माई ओपिनियन इज़ नॉट इनफ टू ब्रेक योर एयरक्राफ्ट। सो उस वक्त पर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है डीप में, जो मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि वरना आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो उस वक्त उन लोगों ने ट्राई किया कि उसकी स्पीड को बहुत कम कर सके, लेकिन उन लोगों को अनफॉर्चुनेटली टेलविंड की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड मिल चुकी थी। और अगर हम आखिरी का डेटा हम देखें तो इसमें दिखा रहे हैं कि 1375 फीट पर उन लोगों की स्पीड थी 178 नॉट्स विथ टेल विंड। अगर टेल विंड में देखा जाए तो आपकी एवरेजली लैंडिंग स्पीड होनी चाहिए 130 नॉट्स टू 140 नॉट्स। अगर 150 नॉट्स से ज़्यादा है टेल विंड में आपकी स्पीड, तो उसे प्रॉपर तरीके से कहा जाएगा कि वो एक अनस्टेबिलाइज अप्रोच थी, क्योंकि अगर टेल विंड है तो आपको इतनी ज़्यादा स्पीड में लैंडिंग नहीं करनी चाहिए। एज पर माई ओपिनियन आपको गो अराउंड ही करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पर डेटा नहीं है और उसके बाद का जो कुछ भी है वो हम अज्यूम करेंगे। सो बेसिकली कोझिकोडे जो एयरपोर्ट है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो शॉर्टर एयरपोर्ट्स में काउंट नहीं होता है। और ये एयरक्राफ्ट जो था वो शॉर्ट रनवे पर भी लैंड हो सकता है, लेकिन वो रनवे जो था वो शॉर्ट नहीं था, फिर भी वो लैंड नहीं हो सका। तो सोचिए अगर वो शॉर्ट रनवे पर लैंड हो रहा होता तो क्या होता। तो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि कोझिकोड एयरपोर्ट पर बहुत सारी डीजीसीए ने वार्निंग तक दी थी कि इस रनवे पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं की थी। वो सच है झूठ है मुझे नहीं पता है, पर ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है। सो डीजीसीए ने 2011 में या फिर तकरीबन ऐसे ही कुछ कोझिकोड एयरपोर्ट को एक वार्निंग दी थी कि आपके रनवे पर जो रबर होता है प्लेन के टायर का वो बहुत ज़्यादा है, वो उन लोगों ने मैनेज नहीं किया था। ये चीज़ें ऐसी न्यूज़ में बताई जा रही है। उसके बाद जो रनवे के बाद थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो एस्फाल्ट डामर कंक्रीट किसी भी चीज़ का सॉलिड हिस्सा होता है, वो एक मिनिमम लंबाई का होता है, जिसे हम 240 मीटर्स के अप्रोक्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप कम से कम 240 मीटर्स का तो वो आफ्टर थ्रेशोल्ड चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बहुत कम है। तो इसकी वजह से शायद हो सकता है कि प्लेन रुकने में थोड़ी ज़्यादा देर लगा दी। और उसके बाद एक और पॉइंट है कि जो कोझिकोड एयरपोर्ट है वो एक टेबल टॉप रनवे है, मतलब कि ये रनवे है और उसके बाद सीधी खाई है, मतलब एकदम 90 डिग्री पर स्टीप खाई नहीं होती है, वो थोड़े से एंगल पर होती है। और हर तरफ रनवे के चारों ओर वो होता है, क्योंकि पानी जो होता है अगर किसी भी एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये करना कंपलसरी होता है, ताकि ड्रेनेज सिस्टम बनी रहे और रनवे पर पानी ना भरा रहे, तो पानी जो है वो फिसल कर निकल जाए, उसी के लिए ये बनाया गया होता है। सो आफ्टर थ्रेशोल्ड जो होता है रनवे के बाद जो सॉलिड हिस्सा होता है वो थोड़ा सा कम था, रनवे थोड़ा सा ख़राब था, रबर ज़्यादा था, वेदर बहुत ख़राब था, विजिबिलिटी अच्छी थी, लेकिन वेदर में मतलब बहुत ज़्यादा पानी रनवे पर था और बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी। उसी की वजह से ये सब कुछ एक साथ होने की वजह से ये एक एक्सीडेंट हुआ है। कोई भी एक पहलू खराब होने की वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत सारे पहलू जब खराब होते हैं और एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं तो सभी पहलू के माइनस पॉइंट्स एंड प्लस पॉइंट्स मिलाकर एक क्रैश होता है। तो यहाँ पर वही हुआ, जब उन लोगों ने लैंडिंग की ट्राई की होगी तब टेल विंड थी, उसी की वजह से प्लेन जो है वो ग्लाइड किया होगा। और उस प्लेन ने टच डाउन कहाँ पर किया होगा हम वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एमिंग पॉइंट पर अगर उन लोगों ने एम किया होगा और लैंडिंग सही तरीके से की होगी तो रनवे बहुत लंबा था तो वो लोग रोक सकते थे। लेकिन मैक्सिमम प्रोपोर्शन ये कहता है कि वो प्लेन जहाँ पर लैंड टच डाउन होना चाहिए था वहाँ पर टच डाउन नहीं हुआ होगा, उसी की वजह से ये सिनेरियो हुआ होगा। अगर नॉर्मल प्लेन को हम देखें तो अगर ये रनवे है तो ये इस तरीके से आके इस तरीके से लैंड होता है,
लेकिन जब टेल विंड होती है तो ये इस तरीके से आता है और रनवे से कुछ हाइट पर वो सीधा चलता रहता है, वो ज़मीन से कुछ एल्टीट्यूड मेंटेन करके सीधा चलता रहता है और रनवे से टच नहीं होता है बिकॉज ऑफ टेल विंड। वो ग्लाइड ज़्यादा करता है, वो टच डाउन नहीं करता है। तो वो रनवे थोड़ा सा आगे जाके वो लोग टच डाउन करते हैं, मतलब कि आपका बहुत बड़ा हिस्सा जो रनवे का होता है वो चला गया होता है और उसके बाद आप टच डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं, स्लो करते हैं और उसमें ये सब कुछ होता है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है अगर आप टेल विंड में है तो आपके जो स्पॉयलर्स एंड फ्लैप्स मैंने कहा कि वो आप यूज़ करने पर आपको ज़्यादा एक्सीलरेशन मिलेगी ब्रेक की जगह, तो वो यूज़ करने से आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। उसके बाद होता है रिवर्स थ्रस्ट। तो अगर टेल विंड भी है और रिवर्स थ्रस्ट भी है तो मतलब कि रिवर्स थ्रस्ट उतना काम नहीं करेगा जितना नॉर्मली करता है। तो मेन ब्रेकिंग सिस्टम उस वक्त उसकी जो होती है वो होती है टायर्स से। तो टायर्स उस वक्त सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग करते हैं, लेकिन रनवे वेट था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए एज पर रूल वो लोग मैक्सिमम ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते हैं टायर में, वरना टायर के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सब कुछ साथ में होने की वजह से उस प्लेन को लैंडिंग डिस्टेंस जो था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। जितना रनवे था उससे ज़्यादा उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, उसी की वजह से ये क्रैश हुआ था। सो बेसिकली एक और बार मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ कि उन लोगों को फ्लैप्स फुल और स्पॉयलर्स फुल करने की वजह से टेल विंड थी तो एक्सीलरेशन ज़्यादा मिलता, उसी की वजह से वो एक निगलेक्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद जो रिवर्स थ्रस्ट है वो टेल विंड था, इसकी वजह से उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से वर्क नहीं करता, इसीलिए वो भी गया। उसके बाद टायर्स जो है उसकी मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स को हम एज्यूम करें तो वो वेट रनवे होने की वजह से हम नहीं ले सकते थे, उसी की वजह से उसे भी निगलेक्ट कर दे। मतलब कि सभी की सभी ब्रेकिंग सिस्टम्स उस वक्त पर फेल हो चुकी थी, मतलब टेक्निकल तरीके से नहीं पर इस तरीके से कि उसने अपना जो मैक्सिमम पावर था वो ड्रॉप कर दी था और वो मिनिमम पावर पर सब कुछ चल रहा था। उसी की वजह से उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था और टेबल टॉप रनवे होने की वजह से वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया। और प्लेन के 2 टुकड़े हुए हैं, वो क्यों हुए हैं वो मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन गूगल मैप्स के हिसाब से अगर देखने जाए तो रनवे के छोर पर एक दीवार है, अगर वो एयरक्राफ्ट जो है वो वॉल से टकरा गया होगा तो उसके 2 टुकड़े होने के चांसेस है, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता है। सो उस वक्त पर गो अराउंड करना चाहिए था या नहीं जब प्लेन जो था वो अनस्टेबलाइज अप्रोच पर था, वो मैं नहीं कह सकता। एज पर रूल बुक ऐसा कहा जा सकता है कि उसे गो अराउंड करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त क्या सिनेरियो था वो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम एयरक्राफ्ट में नहीं थे, हम सिर्फ डेटा के हिसाब से कह सकते हैं, पर रियल सिचुएशन क्या थी वो हम नहीं कह सकते। और वैसे भी उस फ्लाइट के कैप्टन मिस्टर साठ है, वो एक्स एयरफोर्स के टेस्ट पायलट रह चुके हैं, मतलब एयरफोर्स में जो पायलट की टेस्ट लेते हैं वो एग्जामिनर वो टीचर रह चुके हैं, मतलब कि उसके पास एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा रहा होगा। मतलब मैं जितने साल का हूँ उससे ज़्यादा साल से तो वो फ्लाई कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ आवर्स उसके पास फ्लाइंग के होंगे एक्सपीरियंस के। सो उस वक्त क्या सबसे सही रहा होगा, ऑफ कोर्स मैं उतना नहीं कह सकता जितना वो कह सकते हैं। सो बेसिकली मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ और अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है तो भी हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और बेसिकली ये सिर्फ एक हादसा था बिकॉज ऑफ वेदर, एयरपोर्ट, रनवे एंड ऑल दिस। सो बेसिकली यही था पूरा ब्रीफिंग जो कि अब तक पता चला है। उसमें से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो निकालने के बाद वापस से स्टडी किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और इस तरह के इंसिडेंट्स को हम कैसे प्रिवेंट करें। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर वो समझाऊंगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको सारा सिनेरियो जो है वो समझा सकूँ। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अगर कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई एम देवत जोगिया साइनिंग ऑफ।